मुस्कान सर बोलिए क्या? जल्दी से। वर्क डन बताना है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला बोलना है। सर पी टू डेल भी। आप गलत हैं, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। हेमा भारती, हेमा भारती, हेमा भारती। यस सर। चलिए आप बताइएगा, वर्क डन बताना है, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है आपको। सर नहीं पता। अच्छा ये बताइए, आप होमवर्क भेजते हैं आप हमारे व्हाट्सएप पर? नहीं सर। क्यों? सर कल परसों लास्ट क्लास लीव हो चुका था, कनेक्ट नहीं हो रहा था नेट प्रॉब्लम की वजह से, तो होमवर्क नहीं देख पाया। और सर यहाँ पे मेरे पास बुक भी नहीं है गांव में। अच्छा ठीक है, हम सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको पता है? यस सर। उस पर अभी हाई लिख के भेजिए तो हम सब कुछ भेज देंगे। अभी तुरंत भेजिए, माइक अपना ऑफ कीजिए, हम दूसरे का पूछते हैं तब तक क्वेश्चन। चलिए अब दिलखुश कुमार। जी सर। चलिए मेयर्स इक्वेशन का फॉर्मूला बोलिए। क्या सर? मेयर्स मेयर्स, इक्वेशन। हाँ का फॉर्मूला बोलिए, ठीक है? चलिए आप माइक ऑफ कीजिए, नहीं याद किए हैं। चलिए मधुप्रिया, यस सर। आप मेयर्स इक्वेशन बोलिए। सर CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। वेरी गुड, इसी तरह से और पढ़िए। आप माइक ऑफ कीजिए। कृष्ण मुरारी, अच्छा आप तो क्लास नहीं किए थे। यस सर। चलिए आप क्लास किए ही नहीं है, टेंशन में। Yes. आयुष रंजन, आयुष रंजन। यस सर, यस सर। चलिए आप बताइएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर फिर से एक मिनट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी नहीं है। नहीं याद किए तो लाठी लेके घर पर पहुंच जाएंगे या पापा को मैसेज कर देंगे ना, नहीं तो सर, समझिए कि क्या होगा। हम बहुत लोग तो होमवर्क जानते कैसे बना के भेजते हैं, 2 क्वेश्चन बना के भेज देते हैं या फिर पेज 2 उतार के भेज देते हैं। नहीं गजब सर, लोगों पूरा का बना हाल के है। पूरा बना के भेज देते आपको हैं। नहीं बोल रहे हैं, इसमें से बहुत लोग ऐसा है हमको धोखा देते हैं। मास्टर को धोखा पढ़ाई में नहीं दीजिएगा, हमको धोखा दीजिए दूसरे चीज में तो नहीं समझ में आएगा। फिजिक्स में हमको फीसे में धोखा दे देते हैं बहुत लोग, है ना। एगो नीतीश कुमार है, आज तक एक बार भी पूरा जो पढ़ाए शुरुआत से लाइट का भी नहीं बना के कॉपी हमको सेंड किए हैं, है ना। 2 पेज जैसे तैसे सेंड कर देते हैं, सिलसिलेवार ढंग से कोई बताते ही नहीं है ना। चलिए देखिए, आप मेहनत करेंगे तभी आपको फायदा होगा, हमारे मेहनत से तो हमको फायदा हो जाएगा। चलिए प्रणब श्री यानी प्रणब कुमार जो भी हैं, प्रणब, प्रणब सोए हुए हैं। प्रियांशी, अच्छा इतना देर के बाद। चलिए आप बताइए, फॉर्मूला सारा याद कर लिए हैं? सर कुछ कुछ याद है। कुछ कुछ नहीं, सब कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पापा हमेशा फोन करते हैं। सर सारा नहीं याद है। सारा याद करना पर डे के हिसाब से, हम 3 क्लास इसीलिए ले रहे हैं कि आप लोग का थोड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो जाए। चलिए प्रियांशी, हम फार्मूला प्रियांशी से पूछेंगे। चलिए आप बताइएगा, मेयर्स इक्वेशन क्या है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो आप बताइएगा, डाई एटॉमिक गैस के लिए CV का वैल्यू क्या होता है? सर 5R/2। वेरी गुड, सही है, ठीक है। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए। गौरव,
गौरव नहीं बोल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अंशु प्रिया। सर उसका फोन डिस्चार्ज है। अच्छा ठीक है, तो आप ही के फोन से बोलेंगे, वो दीजिए फोन उनको। चलिए सर, आता आप है बताइएगा। अच्छा ठीक है, बाद में पूछेंगे, पढ़ा लेते हैं पहले, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास तक आइसोबारिक प्रोसेस तक पढ़े थे। आज पढ़ना है आइसोथर्मल प्रोसेस, यही पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस आखिर होता क्या है जो, ठीक है। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए बात ध्यान से समझिएगा, जो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अरे खिड़की बंद करो। लाइट आ रहा है उधर से, बोर्ड साइन करेगा। चलिए इधर देखिए, हम पढ़ेंगे जो भी प्रोसेस है आइसोथर्मल, लिखने किन्हीं को नहीं, समझना है सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए आइसो मीन्स होता है समान, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। आइसो मीन्स समान, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। सब लोग सुनिए और याद करते चलिए। आइसो मीन्स समान और थर्मल मीन्स क्या, टेम्परेचर। यानी कि लिख सकते हैं इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, thermodynamic system remain सेम, यानी कि कांस्टेंट। क्या होगा, और कांस्टेंट। यानी इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तापमान नहीं बदलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बस इतना ही समझ लीजिए बात को। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी डेल टी बराबर 0 है, डेल टी बराबर 0 है। चलिए तो आप लोग बताइए, अगर डेल टी 0 हो जाए तो कौन सा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी नहीं बदलेगा। अगर चेंज टेम्परेचर नहीं हो तो कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो नहीं बदलेगा, तो इंटरनल एनर्जी। क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दैट इज लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन सेम और कांस्टेंट। बात समझ लिए, रिमेन सेम और कांस्टेंट। हम इस बात की बात कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगा, डेल यू 0 होगा। देखिए यही सब स्टार मार्क पॉइंट है जो कि क्वेश्चन बनाएगा। अगले क्लास से क्वेश्चन चलेगा, आज भर थ्योरी अभी चलेगा, फिर अगले क्लास से क्वेश्चन चलेगा। तो जब तक जिनको पूरा प्रोसेस नहीं याद होगा, क्वेश्चन तो समझ में आएगा नहीं। तब फिर कहिएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। तो जेन्युइन टेम्परेचर 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का नहीं बदलेगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी का सिस्टम का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, देखिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या पढ़ते थे, याद कीजिए। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित है, यानी हीट जो सप्लाई करेंगे सिस्टम में, वो डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा, और डेल यू 0 है। यानी कि हीट सप्लाई जो होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो सीधा वर्क डन के बराबर होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। हाँ बोलिए। इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में हमेशा 0 ही होगा। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए, डेल यू बराबर NCV एनसीवी डेल टी। चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो इंटरनल एनर्जी 0 होगा। इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है,
टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है बात समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आपको इतना तो पता चल गया कि इस प्रोसेस में जो होगा आपका हीट सप्लाई जो होगा वो सीधा सीधा वर्क डन में चला जाएगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हीट सप्लाई सीधा कहां चला जाएगा, वर्क डन में चला जाएगा, यानी डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू हो जाएगा सीधा। तो हम लोग अब निकालना चाहते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी वर्क डन निकालना चाहते हैं। अब वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल वी, बस इतना ही होता है जो हम पहले जानते आए हैं, पी डेल वी होता है। लेकिन याद कीजिए एगो आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम वेरिएबल है और प्रेशर भी वेरिएबल है अभी तक, तो ऐसा कीजिए प्रेशर बराबर आप लिख सकते हैं एनआरटी बाई भी लिख सकते हैं। इसलिए वर्क डन जो होगा टोटल वर्क डन, यानी कि टोटल वर्क डन को कैपिटल डेल डब्ल्यू अगर लिखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल भी होगा, पी डेल भी होगा, लेकिन पी डेल भी के बदले पी के बदले ये वैल्यू पुट कीजिए एन आर टी, तो एन कांस्टेंट, क्योंकि जब सिस्टम हो गया तो कांस्टेंट हो जाएगा, और सिस्टम जब कांस्टेंट हो गया आपका तो मोल उसके अंदर कांस्टेंट हो जाएगा, आपका आर कांस्टेंट हो जाएगा, और इस प्रोसेस में टेम्परेचर पहले से ही कांस्टेंट है तो सिर्फ वॉल्यूम वेरिएबल बचेगा, और यहाँ वॉल्यूम है, यानी कि तब तो डेल डब्ल्यू बराबर आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए एन आर टी बाई भी इंटू डी भी। तो अब आपको पता चल गया कि ये सब कांस्टेंट है, वॉल्यूम सिर्फ फंक्शन में है, इसलिए इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेशन होगा। कहां से कहां तक होगा, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेशन होगा। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम कहना क्या चाह रहे हैं, एनआरटी को बाहर कर लीजिए। अब जब एनआरटी को आप बाहर कर लीजिएगा तो ये कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, आपके अंदर जो बचेगा सिर्फ डेल वी बाई भी बचेगा, और V1 से लेके V2 तक बचेगा। और ये हिंट में इतना दिया हुआ था इसलिए इसको हम घेर देते हैं, इस बात को समझ लीजिए अलग से। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो होगा एनआरटी, और देखिए dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, log में चला जाता है, तो यहाँ पर होगा ln v होगा, और लिमिट जो है आपका V1 से V2 होगा। अगर पूरा प्रोसेस के साथ लिखते हैं तो डेल डब्ल्यू बराबर होगा एन आर टी होगा, और देखिए पहले अपर लिमिट रखते हैं यानी ln v2 माइनस ln v1, लेकिन एक फार्मूला जो होता है मैं यहाँ लिख देता हूं अलग से फिर से, एक फार्मूला जो होता है log यानी ln आपका a बाई b का फार्मूला होता है ln a माइनस ln b होता है। देख लीजिए ध्यान से, ये फार्मूला होता है, यानी उस फार्मूला के हिसाब से आप डेल डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं क्या, एन आर टी और ln v2 बाई v1, ये फार्मूला हो गया। और इसी फार्मूला को आगे बढ़ा के लिख सकते हैं 2.303 एन आर टी लॉग 10 का बेस v2 बाई v1। कहिए सर ऐसा क्यों कर दिए, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों कर दिए, उस ये फार्मूला हुआ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर अगले क्लास में पूछेंगे इसी तरह से, बहाना नहीं बनाना है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया ये। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, लॉग को अगर 10 के बेस में बदलते हैं, देखिए क्योंकि चार्ट पेपर जो लॉग का दिया रहता है 10 के बेस में दिया रहता है, जब 10 के बेस में दिया रहता है तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना, कि आखिर क्या होगा, जो जब 10 के बेस में दिया रहेगा आपका लॉग का वैल्यू जो है आपका किसके 10 के बेस में दिया रहेगा, तो ये v2 बाई v1 लॉग का बेस 10 के बेस में रहेगा, तो ये टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जो नहीं जानते हो अभी याद कर लीजिए, यानी ln v2 बाई v1 के बदले 2.303 log 10 v2 बाई v1 होगा। लेकिन जरा याद कीजिए गौर से, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब pv बराबर nRT था, तब pv बराबर nRT था, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यानी कि P1 pv बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सिंस चूंकि T बराबर कांस्टेंट है, T बराबर कांस्टेंट है
इसी P बराबर कांस्टेंट है, इसीलिए P भी बराबर भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, आए बात समझ में। यानी कि यहाँ पर जो है आपका उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और ये फॉर्मूला हो गया यहाँ क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 बराबर क्या हो गया आपका P2 V2 हो गया। तो V2 बाई V1 इक्वल टू आप क्या लिखिएगा V2 बाई V1 बराबर आप लिख सकते हैं P1 बाई P2 लिख सकते हैं। यानी कि बात को समझने की कोशिश कीजिए, और यहां तक में अगर किन्हीं को कोई कष्ट है फॉर्मूला में तो बताइए, यहां तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कहीं लग रहा हो लिखावट में या समझने में या प्रोसेस में कोई कष्ट है तो बताइए, हम बतलाने के लिए दोबारा तैयार हैं। सर पी भी कैसे कांस्टेंट हुआ, टी कांस्टेंट ना है। T कांस्टेंट हो गया तब P भी बराबर nRT है, तब T कांस्टेंट मोलर गैस कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट था। जब इधर कांस्टेंट तब P भी बराबर कांस्टेंट। अच्छा ठीक। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। देखिए फार्मूला हीट में फार्मूला याद करना है, इसीलिए सोचिए जेईई मेन इस बार 2 बार टेस्ट लिया है और दोनों बार 2-2 क्वेश्चन दिया है जेईई मेन यहाँ से, मतलब थर्मल फर्स्ट लॉ से सिर्फ दिया है। फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं 2-3 क्लास से। तो चलिए हम इसमें आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं वो समझिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले भी सकते हैं, नहीं तो फिर से तो वीडियो देख करके सारा कॉपी बना भेजना है। अभी सिर्फ समझते चलिए, हमसे डाउट क्लियर कीजिए और दोबारा क्या कीजिए, हम देखिए लगभग 11-12 बजे तक आपका वीडियो अपलोड करते हैं, 12 बजे के आसपास दिन में इसका, और उसके बाद रात तक आप इसको देखिए एक बार दोबारा, पूरा कॉपी में लिखिए और फिर हमारे रात तक में ही सेंड कर दीजिए कि सर हमने एक बार फिर से इसको देख के समझ लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी लिख लीजिए और फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। तो अभी के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन, एकदम क्लियरली लिख रहे हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा वो बात समझ लीजिए। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल डब्ल्यू बराबर 2 फॉर्मूला आ गया 2.303 nRT log 10 का बेस, और V2 बाई V1 आया था, और यहां पर इसी को लिख सकते हैं 2.303 nRT log 10 का बेस P1 बाई P2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P1 बाई P2 लिख सकते हैं। इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से, यानी कि बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो आखिर बात को, ठीक है। यानी कि ये दोनों फॉर्मूला क्यों आया, तो इसके पहले अभी लिखे थे, क्या लिखे थे, V2 बटा V1 बराबर P2 बटा P1। ऑल्सो हीट सप्लाई इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा वो आपको पता था कि डेल क्यू बराबर होगा डेल डब्ल्यू। यानी आप क्या कह सकते हैं कि हीट सप्लाई का जो फॉर्मूला होगा यही फॉर्मूला होगा। लिख देते हैं एक बार फिर से, यानी डेल क्यू हीट एनर्जी टेकन और रिलीज इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा आपका हर हाल में क्या होगा वो समझ लीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका, फिर से यही फॉर्मूला होगा 2.303 nRT log 10 का बेस हो जाएगा V2 बाई V1, और फिर वही होगा 2.303 nRT log 10 का बेस P1 बाई P2 होगा। याद कर लीजिएगा फॉर्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यहां तक में अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, अगले क्लास में तो फॉर्मूला सबसे पूछेंगे हर हाल में, है ना। और यहाँ पर तो पूछेंगे ही, उसके बाद फोन करके घर में सब लोग को पूछेंगे, है ना। आपके फोन पर नहीं जाएगा नंबर, मैसेज, है ना, कॉल करेंगे आपके। हाँ बोलिए। ये V2 बाई V1 है log 10 बेस में, वो दोनों, और P1 बाई P2 दोनों अलग अलग फॉर्मूला है ना। दोनों अलग अलग फार्मूला है लेकिन दोनों सेम फार्मूला क्वेश्चन बनाए। हाँ जब सेम है, बट प्रेशर के टर्म में जब दिया रहेगा क्वेश्चन तो इस फार्मूला को लगाएंगे, वॉल्यूम के टर्म में दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है सर। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में कभी वॉल्यूम के टर्म में रहेगा तो ये फार्मूला, प्रेशर के टर्म में रहेगा तो वो फार्मूला लगाएंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं ये बताइए अब। यस सर।
अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए ध्यान समझ लीजिए, हम लोग हमेशा वर्क डन निकाल लेते थे। देखिए हम लोग किसी भी प्रोसेस में क्या किए हैं, सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं, है ना, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं, उसके बाद फिर ग्राफिकल व्यू करते हैं। लेकिन पिछले क्लास में क्या था कि आपका वो आइसोबारिक प्रोसेस कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था, नहीं उसमें बहुत सारा एडिशनल भी टर्म आ गया था, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, ग्राफिकल व्यू देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्राफिकल व्यू देखेंगे। तो ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू का स्टडी करेंगे तो सबसे पहला ग्राफ हम पीवी ग्राफ की बात करेंगे। कौन सा, पीवी ग्राफ की बात करेंगे, पीवी ग्राफ की बात करेंगे, यानी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ की बात करेंगे, आखिर क्या होगा। तो देखिए यहाँ ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ लिख दिया हूं कि यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है ना। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ तक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको एक बार जल्दी से। ले लिए होंगे आप लोग। अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। तो देखिए बात अभी अभी बहुत लोग भेजे हैं ग्राफ बना करके, और इसका ग्राफ बहुत सही भी बनाए हैं, बहुत गलत भी बनाए हैं। देखिए ग्राफ हम एक दो क्लास लेते हैं, ठीक है, और जिनको ग्राफ पढ़ना होगा ना, तो आप लोग 2-3 क्लास के बाद MWF में सुबह, मतलब आज ही के अल्टरनेट में 9 बजे से क्लास चालू करेंगे जिसमें ग्राफ पढ़ाएंगे। अगर वो ग्राफ हमसे पढ़ लेंगे ना, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी का ग्राफ कभी नहीं भूलेंगे, एकदम अपने से बनेगा। जैसे बहुत लोग ड्रॉ करके सही सही भेजे हैं, कभी नहीं वो पहले पढ़े होंगे ये ग्राफ, लेकिन अपने से ड्रॉ करके सही भेज दिए। अब सोच लीजिए हम क्या टेक्निक सिखाए होंगे उन लोगों को जो सही भेजे हैं, वो समझ लीजिए कि ये टेक्निक मेरा पकड़ लिए हैं जो ग्राफ पढ़ाते हैं। तो देखिए पीवी बराबर यहाँ कांस्टेंट है, ग्राफ खींचने का तरीका बता रहे हैं। पीवी बराबर यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ये बात आप समझ गए हैं। और प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ खींचना है, यानी कांस्टेंट को अगर के लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब पी बराबर हो गया के बाई भी हो गया। और यह इक्वेशन जो है लगभग आपको लग रहा है कि बाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, और बाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ जो होता है हाइपरबोला होता है। क्या होता है, हाइपरबोला होता है। क्या होता है, हाइपरबोला होता है। हम पहले ही कह दिए हैं, टेक्निक को पकड़ा जाए फिजिक्स में, है ना, रटा नहीं जाए। तो यहाँ पर हाइपरबोला होगा, यानी कि तब तो ग्राफ आपका ऐसा होगा। पैरेलल, फिर ऐसे आएगा और पैरेलल। कहे सर दो ग्राफ क्यों बना रहे हैं, तो हमको आपको तो पता है, एक में एरो इधर देंगे, एक में एरो इधर देंगे, मतलब पहला ग्राफ आइए दूसरा ग्राफ, दो ग्राफ हम बार बार बनाते हैं। अब बताइए प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो प्रेशर वॉल्यूम तो लिखा नहीं जाएगा, टेम्परेचर के बारे में लिखना है। तो आप बताइए कौन ग्राफ हीटिंग का होगा और कौन ग्राफ कूलिंग का होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इस दोनों ग्राफ में 1 और 2 में कौन ग्राफ हीटिंग का होगा, कौन ग्राफ कूलिंग का होगा, कौन बताएंगे। सेकेंड हीटिंग का होगा, फर्स्ट कूलिंग का होगा। चलिए और कोई बोलिए। सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा। तो हीटिंग कूलिंग होगा। हाँ बात समझिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा, नो हीटिंग नो कूलिंग, धोखा है। यहाँ पर न हीटिंग होगा न कूलिंग होगा, यानी कि दोनों ग्राफ में नो हीटिंग नो कूलिंग होगा, नो हीटिंग और कूलिंग, और कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग नहीं होगा, इस बात की गारंटी हो गई आपके लिए। अब तो बात समझ में आ गया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, आए बात समझ में। तो चलिए आगे बढ़ें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला ग्राफ देखेंगे, पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, सब देख लेंगे ग्राफ, है ना। तो आप लोग अपने दिमाग में सेट कीजिए कि अब पीटी ग्राफ कैसा होगा। ये ग्राफ की बात करते हैं, पीटी ग्राफ की बात करते हैं। कौन ग्राफ, पीटी ग्राफ, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ की बात करते हैं।
तो आपको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बात आप समझते हैं। तो ये प्रेशर है और टेम्परेचर है। देखिए सबसे पहले तो ये आपको समझना है पीटी ग्राफ। तो टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है, क्या है, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो ग्राफ आपका इस तरह से होगा, और फिर दो तरफ से, एक ऊपर एक नीचे, और एक फिर से पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ। अरे नहीं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आने की नेमिंग करना है फिर से, पहला का और दूसरा का। कौन कौन बता सकते हैं, बोलिए जल्दी से। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन फर्स्ट सेकंड वाला। आज पहला एक्सपेंशन होगा, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन होगा। अब पता नहीं, आप लोग बोलिए। ये नो सर, फर्स्ट वाला कंप्रेशन होगा। फर्स्ट वाला कंप्रेशन, अभी ना बोले थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप लिखे थे पीवी बराबर कांस्टेंट, तब पी बराबर के बाई भी। याद कीजिए यहाँ पर आइसोथर्मल में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसे भी सोचिए ना, कोई सिलेंडर ले लीजिए और उसको प्रेशराइज कीजिए, प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि घटेगा? खुद सोचिए क्या होगा, बोलिए जल्दी से। जब कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम घटेगा। ऐसे भी सिंपली सोच सकते हैं। तो पहला जो होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। और दूसरा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब तीसरा ग्राफ जो है आपका, कौन सा ग्राफ हो गया तीसरा? आपका VT ग्राफ खींचते हैं। कौन? VT ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, उस बात को समझिए। अब वॉल्यूम टेम्परेचर, फिर से आपका ग्राफ वही होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ग्राफ आपका वही, ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। फिर से इधर ही होगा ग्राफ ऐसे, और फिर से पहला दूसरा ग्राफ लिखेंगे ही, पहला दूसरा ग्राफ फिर से लिखाएगा। ये पहला दूसरा ग्राफ है। अब पहला ग्राफ क्या बतलाएगा वो समझ लीजिए। पहला ग्राफ जो है आइसोथर्मल क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल में प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, यानी प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या होगा, फर्स्ट ग्राफ में मतलब प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। और दूसरा ग्राफ में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब बताइए, इतना सारा कंसेप्ट मिला करके एक साथ जब क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले तो आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, आप खुद सोचिए। प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस का ग्राफ है, उसके बाद दिमाग लगाना। इसीलिए बोलते हैं A to Z पॉइंट, जैसे हमको याद है वैसे आपको याद होगा, तब थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और वैसे याद करने के लिए वीडियो दोबारा देखिए, फार्मूला याद कीजिए, कॉपी बार बार रिवीजन कीजिए, तभी काम बनेगा, अन्यथा कोई काम नहीं बनेगा। बस इतना ही याद रखिए, और बहाना केवल मत बनाइएगा। इसको जल्दी से टिक लीजिए। बहुत लोग तो इतना बेगारी करके होमवर्क भेजते हैं, क्या कहें हम, एकदम बेगारी, जैसे मेरे लिए पढ़ रहे हैं। कमाएंगे 2-4 करोड़ तो हमको दे देंगे। बस इस लॉकडाउन में जो पढ़ेगा वही जीतेगा, बस इतना ही याद रखिए। बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। समझ गए ना बात को? पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, और इसी में तो ये बायोलॉजी में है ना, टर्म आता है एडवर्स कंडीशन। जो अपने आप को एग्जिस्ट करवा ले वो समझिए कि उसी का लाइफ सक्सेस होता है। तो चलिए
अभी तो एडवर्स कंडीशन है हम लोग के लिए, देखते हैं गर्मी में खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं और परेशान भी हैं थोड़ा बहुत गर्मी से। चलिए अब अगला जो है ये होगा आपको, इसमें हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं। किसमें करते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर मिक्स करके भी काम करेंगे। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है उसकी बात करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एडियाबेटिक वाल पढ़ाए थे, याद है आप लोग को? एडियाबेटिक वाल में क्या होता था ये बताइए आप लोग। नो हीट ट्रांसफर, नो हीट एनर्जी ट्रांसफर। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसमें लिख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस नो हीट exchange between system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, यानी डेल क्यू 0 होगा। तब तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखिएगा आप खुद सोचिए। अब तो डेल क्यू इक्वल टू लिखिएगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू लिखिएगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू लिखिएगा। तो डेल क्यू तो 0 है तो 0 इक्वल टू लिखिएगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा जो माइनस डेल डब्ल्यू के बराबर होगा। आपकी बात देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, अगर वर्क डन प्लस हुआ तो इंटरनल एनर्जी घटेगा, वर्क डन माइनस हुआ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों एक दूसरे का रिवर्स में अब चलेगा। यानी सिस्टम अगर वर्क डन पॉजिटिव आया तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का घटेगा, इंटरनल एनर्जी घटने का मतलब उसका टेम्परेचर घटेगा, यानी को ठंडा हो जाएगा। क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो बात को समझने की कोशिश करते हैं। और डेल यू बराबर माइनस डेल डब्ल्यू हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इस प्रोसेस में वर्क डन। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर तो हमेशा पी डेल, सॉरी एक मिनट और रुक जाइए पहले। वर्क डन के पहले इसमें जो होता है ना आइसोथर्म मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस देखिए इसका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रूफ जान करके आप लोग को कोई फायदा नहीं होगा, है ना। जो जान के फायदा नहीं हो उससे कोई फायदा नहीं होगा। पी भी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में पी भी गामा बराबर कांस्टेंट होगा, इस बात को समझ लीजिए। और जहां गामा जो होता है उस बात को याद कीजिए, गामा बराबर होता है सीपी बटा सीवी होता है। और सभी का वैल्यू आप याद किए हुए हैं, प्रेशर वॉल्यूम की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। बस इतना बात आपको याद रखना है हर हाल में, इसको नहीं भूलना है। और गामा बराबर सीपी बाई सीवी होता है, और गामा का सबका वैल्यू भी याद कराए हैं। यहाँ के बैठो। पीवी गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आए बस समझ में, पीवी गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है आपका। तो अब यहाँ पर आप टर्म को बदल सकते हैं, जैसे कि क्या बदल सकते हैं वो समझ लीजिए। आप पीवी बराबर एनआरटी जानते हैं ना, तो एनआरटी बाई भी लिख सकते हैं पी बराबर। इस बात को समझ लीजिए, पी बराबर लिख सकते हैं एनआरटी बाई भी। अब पी के बदले यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, पी के बदले यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, तो एनआरटी बाई भी आई इंटू भी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। देख लिए पीवी बराबर कांस्टेंट है, तब पी के बदले उतना टर्म लिखे हैं एनआरटी बाई भी और भी का, तो यहाँ पर एन आर तो पहले से कांस्टेंट है, तो आप लिखिएगा टी भी गामा बाई भी, नीचे बच गया, और के बाई एन आर,
और k बाई एन आर इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि k पहले से कांस्टेंट था, नंबर ऑफ मोल और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो इसको मान लीजिए कि अनदर कांस्टेंट k डैश या c कुछ भी मान लीजिए। तो अब आप इसको अगर अरेंज कीजिएगा तो क्या अरेंजमेंट के बाद आएगा वो समझ लीजिए आप। अरेंजमेंट के बाद आएगा वॉल्यूम चला जाएगा ऊपर, तो इसका पावर 1 ऊपर जाके -1, यानी टी भी गामा -1 बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, क्या होगा, टी भी गामा का पावर -1 बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। पहले एक बार इसको देख लीजिए आप लोग ध्यान से, अगर कुछ पूछना है तो बोलिए। देखिए कन्वर्शन में कहीं ये वाला बात याद रखना है, और बाकी उसका कन्वर्शन में कहीं कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए ध्यान से। चलिए तब तो आप लोग को कोई पूछने की जरूरत नहीं है अब, है ना। इसके बाद हम आगे लिखते हैं फटाफट फिर से। देखिए बहुत सारा फार्मूला है, सारा फार्मूला को बैठ करके मंत्र जाप की तरह जाप करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में फार्मूला सबसे पहले, हम तो सोच रहे हैं कि पहले थ्योरी पूरा पढ़ा लें और सिर्फ थ्योरी और फार्मूला का एक बार टेस्ट ले लें ऑनलाइन। और टेस्ट में टेस्ट कैसे लिया जाता है वो हमको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है ना। लेकिन अभी फिलहाल जो आया था 2 फार्मूला निकल के आया, एक पीवी गामा बराबर कांस्टेंट आया और एक आया टी भी गामा -1 बराबर कांस्टेंट आया। 2 फार्मूला निकल के आया है। मेनली आप इस बात को समझ लीजिए, आपको इसमें 2 फार्मूला भी याद करना है, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला आपको ये याद करना है, बस इतना समझ लीजिए। अब तीसरा फार्मूला भी आएगा, उसकी भी बात करते हैं। तो तीसरा फार्मूला की जो बात करते हैं तो पहले इस दोनों फार्मूला को और इलोबरेट कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा होगा। यानी कि अब ऐसा भी लिख सकते हैं फार्मूला P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, इस तरह से भी कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। इसको भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं, क्या, T1 V1 गामा -1 T2 V2 गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इस फार्मूला को, है ना। और हम तो केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे बात को, है ना, ये पहले पढ़ भी चुके हैं, है ना। लेकिन आप लोग को एक नया चीज सिखाते हैं, देखिए अब ध्यान से। P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा था, तो हम P2 बराबर लिख सकते हैं P1 V1 गामा बटा V2 गामा, P2 बराबर, यानी कि तब तो लिख सकते हैं आप P2 बराबर P1 और V1 बटा V2 का पावर गामा होल गामा। आप इस फार्मूला से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब चेंज कैसे करेंगे, फार्मूला को चेंज करने का टेक्निक समझिए, फार्मूला तो अपने आप चेंज हो जाता है सारा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को फिर से। उसी तरह से अगर आप T2 बराबर यहाँ लिखिएगा तो डायरेक्ट लिख रहे हैं T1 लिखाएगा और V1 गामा -1 होगा और V2 गामा -1 होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, T2 बराबर अगर लिखिएगा तो T1 लिखाएगा और V1 बटा V2 तो होगा ही, होल का पावर गामा -1 होगा। इससे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसानी होगा और इस पर क्वेश्चन अभी ही देंगे तुरंत, इसलिए फार्मूला को ध्यान से थोड़ा देखते रहिएगा। अब जो थर्ड प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। थर्ड प्रोसेस में क्या है, बात याद कर लीजिए। सबसे पहले आप थर्ड प्रोसेस में देखिएगा ध्यान से, क्या करना है जो यहां से हम इधर देख रहे हैं। PV बराबर होता है nRT, PV बराबर होता है nRT, तब P को कर दिए नीचे, आप लोग को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि PV बराबर nRT होता है तो nRT बाई P कर दिए। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से आप। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, nRT बाई V है, क्या है, nRT बाई V है आपका, इस बात को समझ लीजिए। जब nRT बाई V है तो बात ही नहीं करना है। देखिए अच्छे से आप समझ सकते हैं बात को और आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बस इतना ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर nRT बाई V है, तो अब इस वैल्यू को पुट करते हैं, P और V का पावर गामा था तो n
आर टी बाई पी का पावर गामा है इक्वल टू कांस्टेंट है। इतना बात समझते हैं। देखिए एन आर तो कांस्टेंट है, उसको उधर लेके चले जाइएगा तो बचेगा पी ऊपर और टी का पावर गामा बचेगा और पी का पावर गामा बचेगा और के बाई एन आर का पावर गामा बचेगा। ऐसे एन आर नीचे ले जाएंगे तो देखिए तोड़ने के लिए आना चाहिए। 9th क्लास का मैथ है एक्सपोनेंट, बस उतना ही सोच लीजिए। आप उसी को तोड़ रहे हैं तो ये कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, एक भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट के डैश मान लीजिए या सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो आपको क्या बचेगा, पी का पावर ऊपर पहले प्लस है, ये जाके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस गामा टी गामा इक्वल टू अनदर कांस्टेंट के। इतना बात समझ में आ गया। तब तो फिर से लिख सकते हैं आप क्या, P1 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यानी ये फॉर्मूला आ सकता है, आराम से देख लिए ध्यान से। फॉर्मूला का अरेंजमेंट समझिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में देखिए हम तो सिर्फ याद रखते हैं ये फॉर्मूला और इतना बार कन्वर्ट कर लेते हैं अपने से कि इस फॉर्मूला याद है तो सारा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। 2-4 बार कन्वर्ट कीजिए तो अपने आप याद हो जाएगा। यही सब करते हैं प्रैक्टिस करके। हमारे को जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं, आप व्हाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस करते हैं, मिटा देते हैं तो मिटाने के बाद एक बार फोटो खींच लीजिए। जिस पर प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस क्या करते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, तब हम समझेंगे कि आप काम करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत लोग कोताही बरतते रहते हैं, यानी कि क्या करते हैं वो हमको समझ में आ जाता है बात, बस समझ लीजिए। तो वही जहां भी प्रैक्टिस करते हैं फोटो खींचना है और हमारे मोबाइल पर सेंड कर देना है रात के 10-11 बजे के आसपास, 11 से 12 के बीच में, कि हमारे फिजिक्स में आप क्या किए हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। हम क्या करना चाहते हैं, इसको और भी बदलना चाहते हैं आगे। अगर अब हम P2 निकालना चाहते हैं तब क्या करेंगे। अगर P2 निकालना चाहते हैं तो देखिए P2 बराबर यहां पर लिखते हैं। पहले P2 बराबर लिखेंगे, P2 बराबर तब P2 1 माइनस गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2 बराबर लिखेंगे तब P1 1 माइनस गामा P1 1 माइनस गामा P1 गामा और क्या हो जाएगा, और बाई P2 है तो T2 गामा हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, हमको सिर्फ P2 रखने देना है। अब तब क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसके लिए क्या करेंगे वो बात समझ लीजिए। अब इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा, तो अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसा, P1 1 माइनस गामा और हो जाएगा T1 बाई T2 गामा। लेकिन अभी भी फार्मूला मेरे पास है P2 1 माइनस गामा, हमको सिर्फ P2 चाहिए, वो कैसे बदलेंगे। तो मेरे पास तो जगह खत्म है। एक बार यहां तक में पहले समझ लीजिए, अगर किन्हीं को कहीं कर सकते यहां तक में बोलिए, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको। जो बस समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। हेलो, बोलिए जल्दी से। सर कुछ प्रॉब्लम, हाँ बोलिए। सर वहाँ पे V इक्वल टू NRT बाई P, वहाँ पे V कहाँ गया हो। V बराबर P कहाँ गया, तब P नीचे चला गया। P भी बराबर NRT होता, तब P यहाँ रहता तो उसको इधर लेके चले गए। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि 9th क्लास का मैथ सिर्फ यूज कर रहे हैं और कहीं हम कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। और अगर P2 का कोई डायरेक्ट वैल्यू जल्दी से निकाल के हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं तो भेज दीजिए। P2 बराबर क्या होगा, हमको सिर्फ P2 चाहिए इस साइड, बाकी सबको उधर, ये पावर ओवर को उधर लेके चले जाना है। जो फास्ट में कैलकुलेशन जानते हैं, मैथ थोड़ा अच्छे से पढ़े हैं, जल्दी से करके दिखाइए। तब तक हम इधर काम करते हैं, जल्दी से करके दिखाइए, देखते हैं कि कौन करते हैं। उसको मैं नहीं मिटा रहा हूं अभी, वो रहने देते हैं, है ना। हम अपना रिकॉर्डिंग भी थोड़ा, अच्छा ठीक है, हाँ चलिए सही है।
चलिए क्या है, चलिए अब इसको चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, इस मैथ को सही थोड़ा करते हैं, है ना। आपका फाइनल में यहाँ पर आया हुआ है P2 1 माइनस गामा इक्वल टू P1 1 माइनस गामा और T1 बटा T2 और गामा, ऐसे है। देखिए जब इधर वाले पार्ट को उधर ले जाइएगा ना, तो देखिए ध्यान से कैसे लिखाता है, लिखने का तरीका समझिए। आप लोग पावर को अगर इधर ले जाते हैं तब P2 केवल लिखिएगा, तब P1 तो है, यहाँ 1 माइनस गामा है और 1 माइनस गामा से डिवाइड हो जाता है फिर, और यहाँ T2 है और बाई T1 है, T1 बाई T2 है, गामा है, तो दोनों जितना टर्म मल्टीप्लाई है सब में उतना से डिवाइड होगा। जो इधर टर्म है ना पावर में, उस टर्म से डिवाइड होता है। ये तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, इसलिए P2 बराबर क्या हो गया, P1 और T2 बाई T1, सॉरी T1 बाई T2, और क्या हो जाएगा, गामा बाई 1 माइनस गामा हो जाएगा। इतना बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, यानी फार्मूला चेंज करने आना चाहिए। ये सब जब तक 3-4 बार घर में बैठ के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, अपने से देख करके नहीं, आपको सिर्फ एक ही वो फार्मूला लेना है। कौन, देखिए ध्यान समझ लिए, पी भी बराबर गामा याद रखना है, बस बराबर कांस्टेंट। इसके बाद इस फार्मूला को देख, इस फार्मूला से जितना हम चेंज किए उतना आपको खुद चेंज करना, इधर उधर तोड़ जोड़ करके। एक बार पहले वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा और फिर अपने से कम 3-4 बार करना, एक बार कर लीजिए और फिर 5 मिनट बाद फिर रिपीट कीजिए अलग से, और तब दिमाग में सेट करेगा आपका एक फार्मूला। नहीं तो फिर इस सब का क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। फार्मूला पहले सेट कीजिए कि कैसे तोड़ते हैं, एक फार्मूला से सारा फार्मूला कन्वर्ट कर लेना है। और जो प्रैक्टिस करते हैं उसका फोटो लेके मेरे पास भेज दीजिए, हम समझ जाए कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये था ये सब का आपका चेंजिंग, ठीक है। अब निकालेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा। बहुत लोग देखिए कंफ्यूजन कहाँ रहते हैं, अभी भी बहुत लोग के पास बहुत कंफ्यूजन है। हम लिखते हैं पी भी पावर गामा ऊपर चढ़ा करके, और आप लोग क्या कीजिएगा, जब कॉपी में लिखिएगा तो लिखिएगा पी भी गामा, हो गया तीनों पैरेलल। ये सब बात ध्यान दीजिएगा। राइटिंग थोड़ा बड़ा, जैसे कि पी और भी को बड़ा बड़ा लिखिएगा और गामा इस सबको थोड़ा ऊपर चढ़ा के छोटा लिखिएगा कॉपी में, तब सुंदर लगेगा दिखने में। ये नहीं कि पी भी छोटा और गामा बड़ा, हो गया कहानी खत्म। पढ़ने वाला मास्टर सोचेगा कि ये गामा का एब्रिविएशन दिया हुआ है। समझ रहे ना बात को, मतलब कि लिखावट भी कैसे करना है वो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉपी में आप लोग लिख के भेजते हैं तो हम समझते हैं ना। लाइट में क्या करते हैं, बहुत लोग लाइन खींचते हैं, सीधा लाइन खींचे नहीं करता, लगता आपके घर में स्केल है ही नहीं है, ना पेंसिल है ना, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लाइन खींच देते हैं। तो स्केल का यूज कीजिए, है ना। देखते हैं, ये सब बातों पर ध्यान दीजिए कि लिखा कैसे गया है, तभी आपको समझ में आएगा बात। तो देखिए ये सब फार्मूला था, जो फार्मूला आप समझ चुके हैं, और एक फार्मूला से सारा फार्मूला को बारी बारी से कन्वर्ट करना है। और आज आप लोग को होमवर्क भी मिल जाएगा, एससी वर्मा का थर्मोडायनेमिक्स का 1 से लेकर के लास्ट तक बनाना है, बस समझ लिए, क्योंकि थ्योरी आज समाप्त करने वाले हैं। और फिर उसके बाद असाइनमेंट का क्वेश्चन देंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करना चाहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस से वर्क डन क्या होगा उसकी बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला तो सब जगह dw बराबर pdv होता है, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में पी भी गामा बराबर कांस्टेंट होता है, ये बात आप समझते हैं। इसलिए dw मतलब वर्क डन डेल w लिखिएगा, लार्ज वर्क डन बराबर लिखिएगा, p के बदले यहां से लिखिए वैल्यू, तो k आएगा और v का पावर गामा आ जाएगा इंटू dv होगा। देख लीजिए ध्यान से, हम क्या किए हैं, p के बदले, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ फंक्शन था, तब p के वॉल्यूम को फंक्शन था, कांस्टेंट है, और बाई कितना, तो इस वैल्यू को लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा, लिमिट कहां से कहां होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम से लेकर के फाइनल वॉल्यूम तक। तो इनिशियल को 1 से और फाइनल को 2 से हम देना आउट कर रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट किए तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जब k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में इसको इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, जब तक इसको ऊपर मत ले जाइएगा,
तो ऊपर ये जाएगा तो भी गामा नीचे था तो ऊपर जाके माइनस गामा हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है, उसमें +1 करेंगे और टोटल जो फंक्शन आया उससे भागा देंगे, डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और तब V1 से लेकर के V2 तक इंटीग्रेट करेंगे। V1 से लेकर क्या करेंगे, आप V2 तक इंटीग्रेट करेंगे। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाहते हैं, जो आए बस समझ में। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर निकाला जाता है, तो डेल W बराबर हो जाएगा K बाई माइनस गामा +1 और उसके बाद आपको पता अपर लिमिट यहाँ लिखा जाता है, तब V2 और माइनस गामा +1 फिर माइनस V1 माइनस गामा +1, ये हो गया। अब क्या कीजिए, K को अंदर लेके के चलिए, K चूंकि कांस्टेंट था तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डेल W बराबर आप लिखेंगे अच्छे से तो ऐसे लिखिएगा K V2 माइनस गामा +1 और माइनस K V1 माइनस गामा +1 और डिवाइडेड बाई माइनस गामा +1। देख लिए ध्यान से, ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए एक तो नोट में यहाँ पर आपको पता है पहले से, क्या पता है, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात पता है आपको। इसलिए आप डेल W बराबर क्या क्या लिखेंगे वो समझ लीजिए। डेल W बराबर लिख रहे हैं, डेल W बराबर, देखिए बात थोड़ा हजम करने लायक लिखिएगा। देखिए हम P1 लिख रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, ये K है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के बदले, इस कांस्टेंट के बदले हम ये वाला टर्म, कौन वाला टर्म है, V2 है यहाँ, तो हम ये वाला टर्म लिखेंगे K के बदले, यानी कि P2 V2 और गामा। देखिए हम इस K के बदले लिखे हैं, अभी तक बात ध्यान से समझिए, बोर्ड पर नजर डालिएगा, K के बदले लिखे हैं, इस K के बदले, क्योंकि सब इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तब K बराबर हम ये लिख सकते हैं। कहे सर P1 P2 क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ V2 था, तब V2 वाला टर्म लिखेंगे, फिर से V2 लिखाएगा और माइनस गामा +1 होगा, फिर माइनस साइन बीच में बड़ा सा होगा, कौन, इसके लिए। अब इसके बाद K का वैल्यू लिखना है, तो इस K का वैल्यू ये देखिए V1 है, ये V1 है, तो यहाँ वो वाला टर्म लिखना है, ये वाला लिखना है P1 V1 गामा और V1 फिर से अब माइनस गामा +1 लिखेंगे और होल में जो डिवाइड था माइनस गामा +1 वो लिखेंगे। देख लिए ध्यान से, बात समझ लिया अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, जो बहुत सिंपल तरीके से हम बताना चाह रहे हैं। अब देखिए फिर वही मैथ लगाइए, फिर वही मैथ, क्या लगाइएगा, फिर वही मैथ। अब देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि P2 लिखिएगा और V2 लिखिएगा, अब बेस सेम है तब पावर जुड़ेगा, तो गामा माइनस गामा +1 माइनस P1 V1 गामा माइनस गामा +1 माइनस गामा +1। देख लीजिए ध्यान से। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला आ गया डेल W बराबर क्या होगा, P2 V2, देख लीजिए क्योंकि ये माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल, तो 1 बचेगा, यानी फॉर्मूला आ गया P2 V2 माइनस P1 V1 इक्वल टू 1 माइनस गामा लिख दीजिए, गामा -1 लिखने में ऐसा लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये फॉर्मूला हो गया। और इसी को लिख सकते हैं PV बराबर NRT होता है, तो NR T2 बाई T1 लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से ऐसे, और बाई 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, देख लीजिए फॉर्मूला। यानी ऐसा क्यों लिखे, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि PV बराबर NRT होता है, तो जब ये दोनों चेंज है तो फॉर्मूला PV बराबर, जैसे इसमें लिखिएगा P2 V2 वाला क्या लिखेगा, NR तो कॉमन होता है, कांस्टेंट है, NRT1, यहाँ लिखिएगा NRT2, यहाँ लिखिएगा NRT1, तो NR कॉमन, तो T2 माइनस T1 बच गया। और अभी आप पढ़े थे इसके पहले कि हीट सप्लाई जो होगा इसमें तो होगा नहीं, तो ऑल्सो आप पढ़े थे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो माइनस डेल W होता है। क्या होता है, माइनस डेल W होता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप यही पढ़े थे, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है माइनस क्या होता है, ये
डेल डब्ल्यू होता है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब जब माइनस डेल डब्ल्यू होता है तब माइनस साइन इस फॉर्मूला में आएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा कहाँ, चेंज इन इंटरनल एडियाबेटिक प्रोसेस में माइनस साइन ऊपर में मत कुछ कीजिए, नीचे कर लीजिए, गामा माइनस 1 कर लीजिए, माइनस साइन इसमें इंटू कीजिए तो क्या होगा 1 माइनस गामा को गामा माइनस 1 कर लीजिए, तो यानी कि हो जाएगा P2V2 माइनस P1 V1 और ये हो जाएगा गामा माइनस 1 और हो जाएगा NR T2 माइनस T1 और गामा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए फाइनली आपको फॉर्मूला तो है जो बहुत आसान आया है, भले डेरिवेशन में आपको लग रहा होगा कि अच्छा खासा है, नहीं डेरिवेशन में बहुत टेंशन है तो नहीं है, बहुत सिंपल है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा है, लेकिन फार्मूला याद करना बहुत भारी नहीं है। और देखिए याद कीजिए यहाँ वर्क डन और चेंज इन एनर्जी का फार्मूला सेम है, सिर्फ माइनस साइन का अंतर होता है इसीलिए। और फार्मूला हमेशा कभी भी वर्क डन का याद कीजिए तो मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइए, मतलब कि फाइनल में से इनिशियल को घटाइए, वो वर्क डन होता है, इसलिए फार्मूला हमेशा इस टर्म में याद कीजिए। हो सकता है कोई बुक में ऐसा दिया रहे यहीं पर गामा माइनस 1 कर दें, P1 V1 माइनस P2 V2 कर दें, वो भी आंसर सही होगा। क्यों? तो आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ गामा माइनस 1 कर दिएगा तो ये वाला बात बदल जाएगा ऊपर, उससे नहीं डरना है, लेकिन आप एक दिमाग में प्रोसेस लाइए, प्रोसेस ये लाना है कि आपको करना ये है कि फार्मूला जब भी याद कीजिए तो फाइनल माइनस इनिशियल को घटा करके याद कीजिए, ठीक है। यहां तक में अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो जल्दी से बोलिए। अब इसके बाद चूंकि ग्राफ देखेंगे फिर, किन्हीं को कहीं कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए। शायद किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है, सबको समझ में आ गया है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। सर हाँ बोलिए। सर अगर माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला में तो P1 V1 माइनस P2 V2 भी तो देखिए कर माइनस सकते साइन हैं ना। हाँ एक बात, हाँ P1 V1 माइनस P2 V2 कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ फार्मूला जो होगा 1 माइनस गामा हो जाएगा, और यहाँ पर हम माइनस नीचे लेके चले गए हैं क्योंकि फार्मूला हम जनरली फाइनल माइनस इनिशियल ऊपर रहना देना चाहते हैं। ये तो गामा है, लेकिन P2 V2 माइनस P1 V1 ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वर्कडन का फार्मूला P डेल भी पढ़े थे और V2 माइनस V1 वर्कडन का फार्मूला पढ़े थे, तो हम ये सोचते हैं कि V2 पहले रहे, सब जगह सीरीज में रहे, कभी कंफ्यूजन नहीं हो कि एडियाबेटिक। आप देखिए कंफ्यूजन कहाँ कहाँ, वो सुनिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कि आपको आइसोबारिक प्रोसेस है, उसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तब P डेल भी, तब P कॉमन V2 माइनस V1 और फार्मूला फिर बाद में NR T2 माइनस T1। अब आइसोथर्मल में फार्मूला क्या होगा वर्क डन का, तो 2.303 लॉग NRT, और वहां भी आप V2 बटा V1 यानी लॉग V2 माइनस लॉग V1 ये पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर फार्मूला अगर आप V1 माइनस V2 लिख करके याद करते हैं ना, तो दिमाग में द्वंद्व होने लगेगा, कंफ्यूजन पैदा होने लगेगा कि कहां पर फार्मूला V2 माइनस V1 और कहां P1 माइनस P2, मतलब उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो उससे अच्छा है कि गामा को ही हम थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, कम से कम दिमाग में तो सेट है कि हर बार फार्मूला वर्क डन जब होगा V2 पहले लिख, देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर पीवी ग्राफ, यहाँ सारा ग्राफ जो होगा एक बात याद कीजिए हाइपरबोला ही होगा, पीवी VT TV, क्योंकि याद कीजिए क्या हुआ था फार्मूला वो समझ लीजिएगा। पहले पीवी बराबर क्या आया था, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट आया था, यानी आप P बराबर लिख सकते हैं K V गामा, याद कर लीजिए, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरा एक फार्मूला आया था, देखिए एक आया था फार्मूला, क्या कौन कौन सा फार्मूला आया था, 3 फार्मूला आया था ना आप लोग को। एक आया था क्या, पीवी बराबर, एक आया था T और V गामा माइनस 1, ऐसा आया था फार्मूला इक्वल टू कांस्टेंट, देख ले ध्यान से। और यहाँ पर जो फार्मूला ये आ जाएगा ये T और K
अभी गामा -1 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या आया था, याद कर लीजिए। एक आया था P1 माइनस गामा और T गामा इक्वल टू कांस्टेंट आया था। तो अब बताइए क्या लिखे, P1 माइनस गामा इक्वल टू T के और T गामा, और इसको जब उधर ले जाइएगा तो याद कीजिए क्या कीजिएगा, आप ही बताइए। जब P यहाँ लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा के T गामा। देखिए प्रोसेस क्या है, यहाँ पर होगा 1/1 माइनस गामा, ऐसे होता है फार्मूला। फार्मूला चेंज करने का टेक्निक समझिए, बस इतना ही समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, P के पर 1 माइनस 1 गामा लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन T पर लिखाएगा गामा और उसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस गामा हो जाएगा। यानी फाइनली आपको आ गया कांस्टेंट बाई T गामा बाई 1 माइनस गामा, ऐसे आ गया। देखिए अगर पीवी ग्राफ खींचते हैं, देख लीजिए पीवी ग्राफ खींचते हैं, तब पीवी ग्राफ खींचते हैं तो इनवर्स का रिलेशन, और ये गामा का वैल्यू आपको याद है कि 1 से ज्यादा हमेशा होता है। 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, आप याद कीजिए 5/7, 7/5 और 9/7 याद किए थे, है ना। तो 1 से ज्यादा होता है, तो इसका भी ग्राफ जो होगा आपका कैसा होगा, अब आप यही सोचिए। इसका भी ग्राफ जो होगा आपका हाइपरबोला ही होगा, ऐसे, और फिर ग्राफ ऐसे होगा। दो ग्राफ बना रहे हैं, एक ऊपर की ओर, एक एरो नीचे की ओर है। आपका पहला ग्राफ है जो ये है, और दूसरा ग्राफ है जो ये है। अब आप लोग बताइएगा एक्सपेंशन और कंप्रेशन छोड़ करके लिखना है यहाँ, ये बात समझ लीजिए। तो क्योंकि वॉल्यूम और ये तो दिया हुआ ही है 1 और 2, वॉल्यूम और प्रेशर तो दिया हुआ ही, तो टेम्परेचर के बारे में लिखना है। तो बताइए क्या होगा, पहला का नाम बोलिए आप लोग कि क्या लिखें हम। बोलिए पहला का नाम क्या होगा, पहला ग्राफ का नाम। बोलिए जल्दी से, कोई तो बोलिए। सर एडियाबैटिक हीटिंग फर्स्ट होगा, सेकंड एडियाबैटिक कूलिंग। अच्छा ठीक, देख लेते हैं, है ना। देखिए एक बात तो समझ लीजिए अच्छी तरह से, हीटिंग और कूलिंग तो होगा। क्यों, क्योंकि आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी घटेगा भी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको लर्न कैसे करना है। अब वॉल्यूम जब कमेगा, वॉल्यूम घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा कि बाय द सिस्टम होगा, ये बताइए पहले। जब आप कंप्रेस कीजिएगा तो वॉल्यूम घटेगा, अब वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। देखिए आप लोग को बहुत कुछ भूल जाते हैं, है ना। ये सब फार्मूला पहले इतना दूर जो है फार्मूला अलग अलग फिर से लिख दिए थे। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज, तो वर्क डन जो होता है वो निगेटिव होता है। और आप पढ़े थे डेल यू बराबर माइनस डेल डब्ल्यू, तब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव यानी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वॉल्यूम डिक्रीज करा दिए, तो वॉल्यूम डिक्रीज कराइएगा तो वर्क डन नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव हुआ तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, आने की अंदर टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने को हीटिंग की कूलिंग क्या कहेंगे, आप ही बताइए। हीटिंग कहेंगे। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी वॉल्यूम घटेगा तब, वॉल्यूम डिक्रीज, तब वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम घट रहा है। देख लीजिए वॉल्यूम इधर की ओर है, इधर जब आ रहे हैं तो वॉल्यूम घटेगा। तो पहला ग्राफ का वॉल्यूम घट रहा है, तो पहला ग्राफ का वॉल्यूम घट रहा है,
तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है यानी कि हीटिंग होगा। ये होगा एडियाबेटिक हीटिंग। और देखिए फिर क्या होगा, ये एडियाबेटिक कूलिंग होगा। क्या होगा? कूलिंग होगा। इस बात को समझ लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। अब देख लीजिए, समझने का तरीका भी वहां बता दिए, अच्छे तरह समझ लीजिए। इसी तरह से पूछेंगे अगले क्लास में, ग्राफ एगो बनाएंगे, आप बोलेंगे पहला ग्राफ एडियाबेटिक हीटिंग होगा, कूलिंग होगा, 4 गो प्रोसेस, इसी तरह से क्वेश्चन सब दिया हुआ रहेगा, बस सोच लीजिए। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। तो किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना। और इन सभी का ग्राफ भी वही होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा सबका, देख लीजिए, क्योंकि सब इनवर्स में है। अब आगे बढ़े, इसको मिटाते हैं। टाइम कितना हो गया है? बता 8:30 हो गया है। चलिए अब, हाँ तो अब क्लास नहीं चलेगा, आज का क्लास अब यहीं तक एंड होता है। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ लिए हम लोग। क्या कर लिए हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब क्वेश्चन की बारी है, तो आप होमवर्क लिख लीजिए, है ना। होमवर्क में जो है SC वर्मा का क्वेश्चन पहले बताएंगे और तब फिर बताएंगे आपका आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है उसका पेज नंबर है, लिख लीजिएगा, पेज नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कम से कम 18 तक बना कर रखना है। पेज नंबर 62 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेके 18 तक बना कर रखना है। याद रहेगा होमवर्क? सर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, बुक नहीं है मेरे पास। यस बुक नहीं है तो बुक का पैसा देना पड़ेगा हमको, अब समझ लीजिए, है ना। सर है बट गांव में ना, अभी तो यहाँ नहीं है। तो वहां नहीं है तो गांव में भेजने का कुछ तो पैसा दीजिएगा ना। 1 रुपया नहीं दिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा ना मेरा। ठीक है। चलिए ठीक है, भेज देते हैं अभी तुरंत, है ना। होमवर्क भेज देते हैं, सभी को ग्रुप पर चला जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। फार्मूला जरूर याद कीजिएगा, बस इतना ही याद करिए, फार्मूला मत भूलिए। वीडियो को दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचबारा जितना बार देखना यूट्यूब से देखिए और कॉपी बनाइए। और हमारे व्हाट्सएप पर डेली, अब हमसे कोई बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या होमवर्क था, कम से कम तो पहले इसको पढ़ के उतार के, यही तो सबसे पहले होमवर्क रहता है, इसको प्रैक्टिस करके भेजिए। तो सिर्फ न्यूमेरिकल भेजेंगे वही होमवर्क होगा। होमवर्क ये भी है कि आप कॉपी बना रहे हैं कि नहीं, ये भी होमवर्क है आपका। आए बात समझ में? आप लोग कॉपी बनाते हैं कि नहीं, ये भी होमवर्क है। और डेली जो कॉपी बनाते हैं, डेट वाइज डेट कॉपी पर लिखिए और उसका फोटो खींचिए और मेरे मोबाइल पर भेज दीजिए, हमको बहुत संतुष्टि हो जाएगा, है ना। उसका याद भी करिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। हाँ बोलिए। सर अगर जैसे सिस्टम पे अगर हीट देंगे और अगर उस पर जो बताया था आपकी लोड रहता है तो प्लेट ऊपर चला जाता है, तो उसमें वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव ना होता है, तो फिर इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव। हाँ हाँ, नहीं वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव। यहाँ लिखे हैं वॉल्यूम डिक्रीज तब वर्क डन नेगेटिव। सर वॉल्यूम डिक्रीज, तो उसमें फिर भी हीट देंगे, अभी हीट दिए थे तभी ना बताएं। इसमें हीट नहीं दिए थे, इसमें हीट नहीं, ये इस प्रोसेस में हीट दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस था ये। अच्छा, यस सर। और कोई परेशानी प्रॉब्लम है तो बोलिए। प्रियांशी समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। चलिए अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे तरफ से? नो सर। आपके तरफ से भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस समझ लीजिए। याद सब तो कुछ किए लर्न हैं। पकड़ेंगे तभी काम होगा, ठीक है। चलिए दिलखुश कुमार, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे तरफ से तो बोलिए। नहीं सर। नहीं ना, मन से पढ़ रहे हैं ना? जी। लेकिन होमवर्क अच्छा से ना लगता भेजते हैं आप। सब होमवर्क भेजते हैं सर, देखिए ना व्हाट्सएप पर। सब टॉपिक का? हाँ सब टॉपिक है सर, पेज बाय पेज है। अच्छा ठीक है, अभी हम देख के आपको बात करते हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास अब लीव करते हैं।